स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 8th क्लास की एनसीईआरटी 7th चैप्टर, ठीक है, जिसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत हद तक कंप्लीट हो चुकी है। ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। आज हम लोग मुख्य तौर पर देखेंगे गुलामगिरी, ठीक है ना। उसके बाद जो ब्राह्मण आंदोलन हुए, जो ब्राह्मण लोग नहीं थे उन्होंने किस तरह से आंदोलन किए, और उसके बाद हम लोग मुख्य तौर पर ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो नीची जाति के लोग थे उन लोगों को मंदिरों में जाने का अनुमति नहीं थी। तो किस तरह से जो बाबा साहेब आम्बेडकर हैं, और बाबा साहब आम्बेडकर के साथ साथ ईवी रामस्वामी नायकर, जिनको हम लोग पेरियार के नाम से जानते हैं, उन्होंने किस तरह से योगदान दिया, किस तरह से जो चीज़ें घटी, गैर ब्राह्मण आंदोलन में किन लोगों ने सहयोग लिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो सुधारों के लिए संगठित लोग हुए। उसके बाद हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में सुनेंगे। उसके बाद हम लोग हैंसी डेरोजिया के बारे में और सैयद अहमद अली, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि पूरे चैप्टर में, 7th चैप्टर में, ठीक है ना, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, और एक क्विक रिवीजन लेंगे। और फिर हम लोग इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे मुख्य तौर पर जो गुलामगिरी है, ठीक है ना। किन्होंने लिखा है गुलामगिरी? ज्योतिराव फुले ने लिखा है। किस टॉपिक में लिखा है, ठीक है ना? वो अमेरिका जो युद्ध हुआ था, अमेरिका का जो होम युद्ध हुआ था, उस से रिलेटेड ये बुक है। तो ये बुक अगर आप लोग को कभी पढ़ने का मौका मिलता है तो बिल्कुल पढ़े, क्योंकि जो इनके विचार है उस बुक में आप लोगों को कम्प्लीटली मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो गुलामगिरी है, ठीक है, एक मुख्य तौर पर किताब है, ठीक है ना। अब इस किताब के जरिए क्या करते हैं, जो ज्योतिराव फुले हैं उनके बारे में हम लोग चीज़ों को समझने लगते हैं। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे मुखर नेताओं में से थे, ठीक है। आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि इस समय जो चीज़ें चल रही थी उसमें अगर हम लोग कुछ बड़े नेताओं की बात करें तो एक मुखर नेताओं में से कौन थे? ज्योतिराव फुले थे, ठीक है। इनका जन्म होता है 1827 में, और ये ईसाई प्रचारकों द्वारा जो स्कूल खोले गए थे वहाँ पर क्या जो शिक्षा थी उन्होंने वहाँ से शिक्षा ली थी, ठीक है। उसके बाद बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाजों में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए, ठीक है। उनको ऐसा लगता था कि जो समाज में जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें गलत हो रही है, उन चीज़ों को दूर करना चाहिए, और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको आगे लाना चाहिए, और इसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किए। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं, ठीक है ना। उन लोगों को, जो लोगों को लगता था कि ब्राह्मण होने के कारण जो श्रेष्ठ है, आर्य मतलब आर्य होने के कारण जो औरों से जो लोग श्रेष्ठ है ब्राह्मण, उन लोगों की जो सोच है वो इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो उन्होंने क्या किया, फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे, जो आर्य लोग थे वो क्या थे? विदेशी थे। अब हम लोग, आप ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछ सकते कि आर्य कौन थे। रिसेंट वीडियोज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आर्य कौन थे। तो ये आप लोगों को, जब आप लोग एक एक वीडियो देखते हो, लिंक करते हो चीज़ों को, कहानी को समझने लगते हो, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप लोगों की क्या होती है? क्लियर होती जाती है। उसके बाद आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों, आर्यों से आने पहले जो मूल निवासी थे, उनको हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपने प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता के नीच निम्न जाति वाले मानने लगे। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से जो आर्य लोग थे वो उपमहाद्वीप से आए थे। उनको ऐसा लगता था कि जो निम्न और निम्न जाति वाले लोग थे उनको क्या करते हैं, वो मानने लगे। उसके बाद फूले के अनुसार जो ऊंची जातियों का उनकी ज़मीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है, ये धरती यहाँ के देसी लोगों की है, कथित निम्न जाति लोगों की है। तो जो ज्योतिराव फुले थे उनको ऐसा लगता था कि ये जो आर्य लोग हैं, ये बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग आए हैं, तो इसमें जो ज़मीनें हैं या जो ये पूरे देश है, ये सिर्फ यहाँ के जो निम्न और जो नीची जाति है उन लोगों का है। ये जो लोग हैं आर्य लोग, ये बाहर से आए हैं। तो इस चीज़ के वे काफ़ी आलोचक थे। फुले ने दावा किया कि आर्य के शासन से पहले यह स्वर्ण युग था,
तो इस तरह के जो दावे हैं वो लगातार कर रहे थे ज्योतिराव फुले, और लगातार की कोशिश थी कि जो ये आर्य लोग हैं, ये बाहर के लोग हैं, इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो मुख्य तौर पर हमारे जो यहाँ के निम्न लोग हैं, यहाँ की जो जातियाँ हैं, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज्योतिराव फुले को लगने लगी। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने ये सुझाव दिया कि शूद्रों मतलब क्या होता है, जो श्रमिक होते हैं, श्रमिक जातियाँ होती है, उनको क्या हम लोग कहते हैं, शूद्र कहते हैं। अभी हम लोग पूरी जातियों के बारे में जब आप लोग पढ़ोगे तो उसके लिए आप लोग को कंटिन्यूस चैनल से कनेक्ट रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो लगातार जो वीडियोस है वो आप लोगों को मिलेंगी, क्योंकि हम लोग कुछ रिटेंस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो जातियाँ थी, है ना, जो स्वर्ण युग था, उन सब के बारे में हम लोग रिसेंटली डिस्कस करने वाले हैं। और जो अतिशूद्र थे, मतलब जो अछूत लोग थे, को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति समानता के जो समर्थन में एक मुहिम चलाई। तो इन्होंने जो संगठित किया और एक जो सत्यशोधक समाज नामक जो संगठन किया, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। डायरेक्टली जो वनडे एग्जाम्स होती है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो ज्योतिराव फुले थे, उन्होंने क्या किए, सत्य शोधक समाज नामक जो संगठन है उसकी स्थापना की। तो ये क्या काम करता था, मुख्य तौर पर ये जो जातीय समानता है ना, उनके समर्थन में एक मुहिम चलाई इस संगठन द्वारा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को ये एक बार रीड कर लेना है, मैं यहाँ और तुम वहाँ। कुछ चीज़ें मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ जानबूझ के, कि आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो लगातार बनती रहे, इसलिए आप लोग को इसको रीड करना है। आगे के जो पैराग्राफ्स होंगे हम उसको रीड करेंगे। उसके बाद 1873 में फुले ने गुलामगिरी, ठीक है, जो कि आप गुलामगिरी को गुलामी नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, गुलामी नाम से एक किताब ली, जिस किताब के बारे में हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसमें लगभग 10 साल पहले जो अमेरिका गृह युद्ध हो चुका था, मैंने आपको बताया कि जो अमेरिका गृह युद्ध हुआ था उससे रिलेटेड या उस युद्ध में जो भी चीज़ें हुई थी उसको साथ में लेकर जो किताब है गुलामगिरी, वो ज्योतिराव फुले ने लिखी। इसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा ख़त्म कर दी गई थी। आपको पता है कि जब अमेरिका गृह युद्ध होता है, तो जब अमेरिका गृह युद्ध होता है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि यहाँ पर जो दास प्रथा थी अमेरिका के अंदर, वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाती है। तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इस किताब में पूरा जो अमेरिका है उसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जब भी गुलामगिरी किताब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो अमेरिका का गृह युद्ध है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। अब अमेरिका गृह युद्ध पढ़ना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, या फिर जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको चेक करना पड़ेगा। आपको वहाँ पर लगातार जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है वो भी अपडेट होने वाली है 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक, तो उसके लिए भी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके बाद फुले ने अपनी पुस्तक से उन सभी अमेरिका को समर्पित की जिन्होंने गुलामी को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। मतलब मुख्य तौर पर उन लोगों के ऊपर फोकस है ये बुक, जिन लोगों की मदद से अमेरिका में गृह युद्ध होता है और जो प्रथाएं हैं, जो गलत चीज़ें हो रही थी अमेरिका में, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने भारत में निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलाम की दुर्दशा को एक से जोड़ दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो अमेरिका में चीज़ें घट रही थी और अमेरिका में घटने वाली जो चीज़ें थी वो भारत से उन्होंने जोड़ा और बताया कि भारत के अभी हाल क्या है और मुख्य तौर पर अमेरिका के अभी क्या हाल है। जैसे कि उदाहरण से पता चलता है कि फुले ने जाति व्यवस्था में अपनी आलोचना की और सभी प्रकार की जो गैर बराबरी थी उसको जोड़ दिया। वह उच्च जाति महिलाओं को दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालतों के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। उनको लगता था कि इसके ऊपर लगातार काम करना चाहिए। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में पश्चिम भारत में, आप लोग को ध्यान में रखना है, पश्चिम भारत में किन्होंने किया, BR आम्बेडकर, ठीक है। और उसी के साथ साथ, ठीक है, उसी के साथ साथ दक्षिण में किसने किया, जो कि मैं आपको जब भी से बता रहा हूँ, EV स्वामी रामास्वामी, ठीक है, EV रामास्वामी, जिनको हम लोग परियर नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, ठीक है, नायकर, जिनको हम लोग क्या नाम जानते हैं, परियर नाम से भी जानते हैं। जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। मतलब दक्षिण में किन्होंने किया, EV रामस्वामी नायकर, और आप लोग देखोगे जो पश्चिम भारत है उसमें BR आम्बेडकर ने जो आंदोलन है उसको लगातार चलाए। और ये जो
नीची जाति ऊंची जाति के बीच में जो गैप था उसको बहुत हद तक कम करने की कोशिश की। अब आपको कल्पना करना है कि अभी की स्थिति और उस समय की स्थिति में आपको क्या समानताएं दिखती है। ठीक है, हम भी इंसान हैं। ठीक है, 1927 में अम्बेडकर ने क्या कहा कि हम सिर्फ यह साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी एक इंसान हैं। ठीक है, 1927 में अम्बेडकर क्या कहते हैं, अब हम सिर्फ यह साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज के दो मुख्य सिद्धांतों समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो ये इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो अम्बेडकर ने क्यों कहा, उनके समय में जो सिचुएशंस थी वो क्या थी, इसको समझने के लिए आपको पूरी जो जीवनी है बी आर अम्बेडकर की वो पढ़ना पड़ेगा। और आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने ज़्यादा प्रयास और कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों के बाद एक इंसान महान बनता है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मंदिरों में कौन जा सकता था। तो अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए। जैसे कि हम जानते हैं बचपन से ही उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा से बाहर ज़मीन पर बैठाया जाता था। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, जो नल से पानी पीते थे बाकी के लोग, उन नल से बी आर अम्बेडकर को पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। ये सब चीज़ें झेलने के बाद एक इंसान अमेरिका जाता है पढ़ाई करने के लिए। आप लोग सोच सकते हो कि अमेरिका जाने के लिए उनको स्कॉलरशिप दी गई, लेकिन जो मध्य वर्ग की जो शिक्षा है उसके बाद जब वो उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए अमेरिका जाते हैं, लेकिन आप लोग देखोगे जब वो मध्य वर्ग की पढ़ाई कर रहे थे तो इतनी सारी चीज़ों का उनको सामना करना पड़ा। और आप लोग देखोगे कि अमेरिका जाने के लिए उनको फेलोशिप मिल गई। और 1919 में जब वो भारत लौटते हैं, पर उनने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिससे महार जाति के लोगों में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात से बहुत आग बबूला हो गए। जो ब्राह्मण पुजारियाँ थे, इस आंदोलन कारण वो एकदम आग बबूला हो जाते हैं कि दलित भी मंदिर में जलाशय का पानी इस्तेमाल कर सकता है। अम्बेडकर को लगता था कि जो पानी से आप लोग पानी पीते हो, उसी पानी को एक जो महार है या एक जो दलित है वो भी पी सकता है। तो ऐसे जो आंदोलन है उस समय पर बी आर अम्बेडकर के द्वारा छेड़े गए। फिर उसके बाद 1927 से लेकर 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए एक 3 आंदोलन चलाए। ठीक है, उसके बाद वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। ठीक है, उसके बाद ये जो मंदिर आप लोगों को दिख रहा है, ये मरियू मंदिर का प्रवेश द्वार है। टॉमस डेनियल द्वारा बनाया गया है। और ये जो चित्र है वो कब का है, 1792 का है। तो ये जो चीज़ें आपको छोटी छोटी याद में रखना है। ठीक है, मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह से प्रवेश द्वारों के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था। अब आप लोग सोचो, अगर ये तरह की जो चीज़ें हैं अभी सोसाइटी में होती है तो किस तरह से जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ के सोशल मीडिया के जरिए आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन उस समय कोई भी कनेक्टिविटी न होने के कारण इतने बड़े बड़े आंदोलन किस तरह से लोगों द्वारा चलाए जाते थे। उसके बाद कुछ गैर ब्राह्मण आंदोलन भी हुए। ठीक है, 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण जो आंदोलन है वो शुरू हो जाते हैं। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मणों जातियों का था जिन्हें शिक्षा धन का प्रभाव हासिल हो चुका था। मतलब जो लोगों ने ये शिक्षा हासिल कर ली थी, धन उनके पास पर्याप्त था, तो इस तरह पे उन लोग क्या करते हैं, कुछ आंदोलन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद उनका तर्क था कि ब्राह्मण को उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज है जिन्होंने वहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। उसके बाद पेरियर नाम से प्रसिद्ध, जो कि मैंने आपको बताया कौन, ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको हम लोग पेरियर नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पेरियर से प्रसिद्ध ईवी रामस्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों को भी गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में वे अंग्रेज के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा तो उनको लगने लगा कि यहाँ पर जो बैठक है वो वीआईपी लोगों के लिए और इन लोगों के लिए अलग है, मतलब जाति के आधार पर ये व्यवस्था दिखी। तो उन्होंने फिर बाद में कांग्रेस को भी छोड़ लिया। और आप लोग देखोगे कि इस तरह से जो उन्होंने पार्टी छोड़ा और इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम था। तो इस तरह की जो सोच है या इस तरह की जो
सामाजिक तौर पर देखी जा रही थी, तो उनको लगा कि ये पार्टी मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस पार्टी में जो निम्न जातीय और उच्च जातीय है उन लोगों के लिए बैठने के लिए जगह अलग अलग है। तो उन्होंने क्या किया, उस पार्टी को छोड़ दी। पेरियार की समझ आ चुका था कि अचीतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। तो आपको पूछा जा सकता है कि स्वाभिमान आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया और क्यों शुरू किया गया। उसके बाद जिन ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया, उनका यह मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजन और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। उसके बाद पेरियर हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर पर वे मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के कटु आलोचक थे। तो इस तरह की जो सोच थी वो थी पेरियार की। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। तो इस तरह का जो सोच थी वो पेरियार को लगती थी। उसके बाद ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलन से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचक की प्रक्रिया शुरू होती है। और उसके बाद आप लोग देखोगे, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज के भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत में धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों पर सख्ती से विरोध किया गया। और इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जो जाति ऊंच नीच को महत्व दिया जाता है उस पर कोई भी आँच ना आए। और ये साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों की मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे। और आप लोग देख सकते हो कि ये हालत ये है कि ये जो चीज़ें हैं वो आज भी जारी है। उसके बाद महिलाओं के बारे में कुछ पेरियर की सोच थी, तो ये आप लोगों को रीड करना है। उसके बाद हम देखेंगे इस वीडियो का आखिरी पार्ट कि सुधारों के लिए संगठित होना। तो ब्रह्मो समाज के बारे में अगर हम लोग देखें तो ब्रह्मो समाज की जो स्थापना है वो 1830 में की गई। यह संस्था सभी प्रकार की जो मूर्ति पूजा है और बलि के विरुद्ध थी। तो आपको समझना है जो ब्रह्मो समाज था वो मुख्य तौर पर जो मूर्ति पूजा है और बलि के विरुद्ध थे। इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। अब ये उपनिषद क्या होता है, ये 3 वर्डों से मिला हुआ है, ठीक है। उप है प्लस निश है, ठीक है। उपनिष है प्लस द है। इसका मतलब क्या होता है कि पास में, मतलब आप यहाँ पर बैठे हुए हो तो आपके आसपास में जो बैठकर शिक्षा ग्रहण की जाती है उसके क्या कहते हैं हम लोग, उपनिषद, ठीक है। ब्रह्मो समाज के विभिन्न धर्मों में आदर्श, खासतौर पर हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारकों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उन्होंने उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। तो ये आपको ब्रह्मो समाज समझ गया। अब हम देखेंगे कि डेरोजिया एवं यंग बंगाल था। तो 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेजोरिया हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। उसके बाद रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद के बारे में भी हम लोग सुन लेते हैं। तो रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता है। स्वामी विवेकानंद, जिनको आप जानते हो कि 1863 में इनका जन्म होता है, 1902 में इनकी मृत्यु होती है, जिनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपनी प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। और आप देखोगे कि 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड के विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र के धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव का पुनः स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से वे उन्हें अति दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जन समूह की दशा उन्नत हो।
अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने के लिए और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आश्वासन दिया। उसके बाद इस आश्वासन द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनके भाव संकीर्ण नहीं थे। उनका यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए। उनको लगता था कि एक सामान्य आध्यात्मिक विशारद के आधार पर उन्होंने युवाओं को यह होने का उपदेश भी दिया। इस उद्यान में यह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गया। उसके बाद आप लोग देखोगे प्रार्थना समाज, वेद समाज, और उसके बाद आप लोग देखोगे जो अलीगढ़ आंदोलन है। तीनों ही चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से रीड करना है। मैं आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आपके पास एक बुक हो और ये रीड करने की जो आपकी क्षमता है वो बढ़े, क्योंकि आपको लगातार किताबों से ही पढ़ना है। ये वीडियो सुनना एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छा है, लेकिन आपकी जो किताब पढ़ने की आदत है वो लगातार होनी चाहिए। तो वो उसके लिए मैं सब चीज़ों को छोड़ दे रहा हूँ। अब हम लोग मुख्य तौर पर ये सिंह स्तंभ आंदोलन है, ये भी आप लोग को रीड कर लेना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, एंड देन फिर हम लोग इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये 7 चैप्टर था, महिलाएं, जाति एवं सुधार। ठीक है, हमने देखा कि किस तरह से सती प्रथा और सती प्रथा के कारण कैसे लोग सामने आते हैं और लोग परिवर्तन की दिशा पर आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय का हम लोगों ने योगदान देखा और हम लोगों ने देखा कि कैसे लोग जो फेस्टिवल्स थे उन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया करते थे। उसके बाद हमने देखा स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कि किस तरह से उन्होंने आलोचक किया। उन्होंने एक पर्टिकुलर धर्म के आधार पर व्याख्या दी और लोगों को बताया कि ये धर्म बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग कुछ भी कर रहे हो। महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार, उन लोगों को घर से बाहर जाने के लिए जो आज़ादी है वो सब चीज़ें यहाँ पर होती है। फिर उसके बाद लड़कियाँ स्कूल जाने लगती है और आप लोग देखोगे कि 1880 के दशक में लड़कियाँ जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर भी जाने लगती है। पंडित रमाबाई के ऊपर देखा कि कैसे उन्होंने घर में रहकर एक किताब लिखी। उस किताब का नाम आपको बताना है। चीज़ें आपको याद जब तक नहीं होंगी आप लोग परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग ने देखे कि किस तरह से जो निचली जाति के लोग थे, किस तरह से जूते बनाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, उन लोग उस चीज़ से बहुत पैसा कमाते हैं, कैसे उन लोगों की समाज में इज्जत नहीं होती है। और इस इज्जत को दिलाने के लिए शिक्षा में बोलो, रोजगार में बोलो, लोग आगे आते हैं। और हमने देखा कि मॉरिशस जैसी कंट्रीज़ में किस तरह से लोग जाते हैं पढ़ाने के लिए, काम करने के लिए, ट्राइनेंट में जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने देखा। फिर समानता की मांग करते हैं। फिर मुख्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि गुलामगिरी जो पुस्तक है उसमें किस तरह से जो चीज़ें वो होती है, अमेरिका गृह युद्ध के बारे में उनको बताया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मंदिरों में जो घुसने का प्रवेश था वो प्रवेश नहीं दिया जाता है दलितों को। तो किस तरह से दक्षिण में और पश्चिम में अंबेडकर जी और दक्षिण में जो कैरियर है वो आते हैं पेरियार। और उसके साथ साथ जो हमारा पूरा संपूर्ण चैप्टर है वो एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए आप लोगों को ये चैप्टर की जो समरी है वो पूरी पता होनी चाहिए, जो कि हम लोगों ने पिछले 1 या 2 मिनट में डिस्कस किया। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकॉन को दबा सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर मिलेंगे और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है वो भी शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।